बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान साजिश और मदाखलत में बढ़ चुका हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर मदाखलत हुई है और अमेरिका ने कल कहा है कि जो तरदीद की है इस अमल की कि किसी भी किस्म के रजीम चेंज के अंदर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इसके साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये कहना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए और ये जो हेयरिंग है, ये जो इस लेटर को लेकर, मरासले को लेकर एक खुली समात होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कीपिंग इन माइंड कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है और जो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ था उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं। सो अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, क्योंकि इसकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो पॉइंट्स आए हैं सामने, जो सरफेस हुई है चीज़, उसके बाद हुकूमत जो इस वक्त की हुकूमत है वो समझती है कि वो बिल्कुल जो उनका व्यू पॉइंट था वो क्लियर हुआ है, उनकी कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि उनका जो व्यू पॉइंट था उसको मुकम्मल तौर पर इंडोर्स किया गया है। इस सारी सिचुएशन में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती है तो क्या हुकूमत और अपोजिशन, क्योंकि एक के हक में फैसला आएगा और एक के अगेंस्ट आएगा, सो क्या ये लोग उस फैसले को मानने को तैयार होंगे? इसमें बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट, तोशा खाना के ऊपर आजकल एक बहुत हैवी डिबेट चल रही है और इस किस्म के इल्ज़ामात और इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि शायद हम लोग मीडिया पे बैठ के उस तरह की ज़बान इस्तेमाल क्या सोचने से भी कासिर हैं। लेकिन आज सवाल ये है कि तोशा खाना के जो तहाइफ हैं, इनको जिस तरह इमरान खान साहब ने लिया, क्या ये इलीगल लिया, ये ठीक तरीके से लिया, और इससे पहले 30 साल में क्या होता रहा है? क्योंकि इस कौम को यह बताना और समझाना बड़ा ज़रूरी है कि पहले तोशा खानों को कैसे इस्तेमाल किया जाता था हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, हेड ऑफ द स्टेट्स की तरफ से, और अब क्या फ़र्क है। और अब ये जो इल्ज़ामात की एक भरमार की जा रही है इमरान खान के ऊपर, क्या ये दुरुस्त है या गलत है? और लास्टली, क्या नए इंतखाबात ही आखिरी रास्ता है इस वक्त जो सिचुएशन है? क्योंकि इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं मार्च के लिए कहने लगा हूं, उसके लिए आप लोग तैयारी करें, और जनरल इलेक्शंस की कॉल दी है। लेकिन इस वक्त जो कल की अपोजिशन और आज की हुकूमत है वो बिल्कुल इस चीज़ की तरफ जाने को भी तैयार नहीं। वो कहते हैं जी अब पूरा 1.5 साल करेंगे और उसके बाद हम लोग जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे रिफॉर्म्स भी करनी हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज पैनल ने जिसने ज्वाइन किया वो हम सारे जर्नलिस्ट हैं और अपने प्रोग्राम्स करते हैं। मेरे साथ हैं अतर काज़मी, वेरी वेल रिनाउंड जर्नलिस्ट है जी, रिदा सैफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, सलमान अरशद हैं, टोरंटो में ही डज हिज प्रोग्राम, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स करते हैं, वेरी वेल रिनाउंड। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। रिदा से, शी इज़ द लेडी इन द हाउस, तो मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम रिदा। रिदा, मुझे बताएं ये जो साजिश और मदाखलत, इसके दरमियान इस वक्त पाकिस्तान की अवाम, हम लोग सारे बटे हुए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जी साजिश नहीं, मदाखलत हुई है। हुकूमत कह रही है मदाखलत नहीं हुई। इंटेलिजेंस एजेंसीज पिछले वाले जो इनका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो उसकी थी सारी डिटेल्स, उसको इंडोर्स भी कर रही हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कह रही हैं जी मदाखलत हमने कोई नहीं ऐसी देखी। सो आपका क्या एनालिसिस है इस सारी सिचुएशन पे? Thank you so very much, Sue, for having me in your program first of all। और बहुत ज़रूरी मामला जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, और मरासले की के हवाले से, जैसे कि आपने खुद भी अपनी बात में जिक्र किया इब्तिदाइया में कि जी कह दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि खुली समात होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। उसकी एक वजह ये भी है कि देखें अब जो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत जो आई है उसको वो उस वक्त से इस सारे मामले का कसूरवार समझते हैं। तो जिसको कसूरवार समझा जाए वो तो एक तरीके से अगर किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे, किसी भी प्रोसेस में या इन्वॉल्व हो,
तो जिसको ऑलरेडी कसूरवार ठहराया जा रहा हो तो उस शख्स से तो हम नहीं करवा सकते, यानी कि मौजूदा हुकूमत तो इस काबिल नहीं है और उस मेरिट पे नहीं उतरती कि वो इस मामले में किसी भी तरह से कोई उसका एलामिया जारी कर सके या बात कर सके उसके ऊपर, क्योंकि और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो एलिगेशन उन्हीं के ऊपर है मुबैना तौर पे। पहली चीज। दूसरी बात ये कि देखें, मुदाखलत का जो मामला जो अब से कुछ दिन पहले की चले जाते हैं, DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग की अपनी, और उसमें ठीक ठाक किस्म के सवालात हुए, बड़े खुल के सवालात उसमें किए गए, और उसमें उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया कि जी मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। तो उसके बाद से आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर पूरा एक तूफान उठ गया कि मुदाखलत और साजिश की जो डेफिनेशन थी उस पे लोग बात करने लग गए। और ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान के अंदर, इस दफा मैं ये देख रही हूँ, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा किसी भी तौर से, कि लोगों में इस बात का तो शऊर आ चुका है कि आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरह से चीजें मैनेज होती हैं पाकिस्तान के अंदर, किस तरह से जो रिजीम चेंज का मामला है वो किया जाता है, ठीक और है। बहुत सुथरे अंदाज में हो रहा है। ये नहीं है कि पहले तो ऐसा होता था कि माजी में जो भी हुकूमत घर जा रही होती थी, ये हमेशा हमने देखा कि जो हुकूमत घर जा रही है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैशिंग कर रही होती थी, क्रिटिसाइज और नाम ले लेके इदारों को, इदारों के सरबराहान को, उनके लोगों को नाम ले लेके इंडिविजुअली बहुत ज्यादा बैश आउट किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन दिस टाइम एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो समझने की और अप्रिशिएट करने की बात है, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे, और न्यूट्रल होकर उस पर बात करनी हाँ चाहिए, हाँ। कि इमरान खान साहब ने, जो कि साबिक वजीर आजम है और चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने डायरेक्टली जो है या फिर इनडायरेक्टली भी आप कह ले, तो उन्होंने कोई इस तरह की बैशिंग नहीं की इदारों पे, और उन्होंने ओके, जहां जो बात की, हालांकि लोग जानते हैं बहुत अच्छी पॉइंट तरीके से कि ठीक क्या ठीक हो रहा है ठीक। क्या नहीं हो रहा। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। जी अत्तर काज़मी, जी मुझे बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने बैशिंग नहीं की? रिदा का ये व्यू पॉइंट है इदारों के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और अगर ये साजिश नहीं थी और मदाखलत थी तो फिर इतनी डिबेट क्यों हो रही है इस चीज के ऊपर? क्योंकि आज तो शायद जो इस वक्त की हुकूमत है उनका यह व्यू पॉइंट है कि जी हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था हम उससे बिल्कुल साइड पर हो गए, हमारी कोई नहीं। लेकिन आज भी कल भी इमरान खान साहब ने कहा था यह तमाम साजिश वाया लंदन पाकिस्तान के अंदर आई है। देखिए, जहां तक इदारों के ऊपर इल्जामात लगाने का ताल्लुक है, आप देख लें कि हालिया दिनों में इमरान खान साहब ने जब भी किसी जलसे में तकरीर की, यकीनन उन्होंने कुछ सवालात उठाए, उन्होंने पूछा कि रात को अदालतें क्यों खुली, लेकिन किसी भी इदारे को उन्होंने उस तरह टारगेट नहीं किया, किसी इदारे के सरबराह को उन्होंने उस तरह टारगेट नहीं किया जिस तरह मुसलसल 3 साल से PDM की क़यादत करती रही। मियाँ साहब खुद किस किस्म की तकारीर करते रहे, मरियम बीबी जर्नैलों के नाम ले लेके तकरीरें करती रहीं, बिलावल साहब किस तरह की बातें करते रहे, मौलाना किस तरफ मार्च करने की बात करते रहे, जरदारी किसकी ईंट से ईंट बजाने की बात करते रहे। तो PDM से तो इमरान खान का बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उस तरह बेटर नजर नहीं आते, उस तरह इदारों को टारगेट नहीं करते, जो यकीनन एक अच्छी बात है, इसलिए कि एंड ऑफ द डे ये हमारे इदारे हैं। अगर ये कमजोर होंगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा। जहां तक ये ताल्लुक है साजिश का बयानिया, देखिए जब इमरान खान साहब ने पहले कहा कि साहब ने का एक मरासला है या अमरीकी खत है जो अमरीका से मरासला है, तो पहले तो ये कहा गया कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। फिर नहीं है। बहुत सारे लोगों की जानिब से कहा गया कि अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको पब्लिक करें। नून लीग भी यही कि इसको पब्लिक कर दें, सामने लेके आए। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत भी चली गई है, सब कुछ कंफर्म भी हो गया है, एक दफा पहले भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अलामिया सामने आया जिसकी सदारत उस वक्त इमरान खान साहब ने की थी। अब दोबारा उन्होंने जरूरी समझा कि दोबारा इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर ये शामिल किया जाए कि जी साजिश कोई नहीं हुई, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो है। इससे बार बार इसके ऊपर इतनी आला सतह के ऊपर, इतनी आला जो हमारी ऑलमोस्ट सिक्योरिटी के हवाले से सबसे बड़ी फोरम है, उसके ऊपर इस पे बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने आज अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया, जो मेरे ख्याल में एक मुनासिब मुतालबा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान, एक तो मुतालबा किया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि जी अदालती एक कमीशन बनाना चाहिए और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस मरासले की खुली समाअत करनी चाहिए। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, समझ भी आती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कल की मैं अगर बात करूँ तो हिना रब्बानी खान जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये जो आखिरी कॉमेंट है जिसके ऊपर सारी चीज़ को बेसलाइन किया गया है, ये एम्बेसडर के अपने व्यूज़ हैं। सो इस बेस के ऊपर
ऐसे डीमार्च किया जाए और उसके बाद ये सब कुछ किया जाए एंड ऑल दैट, आप कैसे इसको वैलिडेट करते हैं? क्योंकि इंटरनेशनली दुनिया शायद दुनिया एक डिफरेंट लेंस से इस पूरे सिचुएशन को एवेल्युएट कर रही है। मंसूर, थैंक यू। देखिए, जो एम्बेसडर होता है वो आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसका काम होता है कि वो अपना उनके जो वहां पे बैठ के वो काम कर रहे होते हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ देना होता है। डॉक्टर असद मजीद ने ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने ये कन्फेस किया, और उनकी ट्वीट, आई कोट अनकोट, आई स्ट्रांगली स्टैंड बाय माय वर्ड्स, द यूनाइटेड स्टेट हैज इंटरफेयर्ड इन आवर इंटरनल अफेयर्स। उसके बाद उनका ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया जाता है। इसको डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया हुआ है। देखिए, वहां से एम्बेसडर साहब का एक खुला खुला व्यू आ चुका है। उसके बाद पाकिस्तान के इदारे जो डिसइंफॉर्मेशन को क्लेम करते हैं, उन्होंने बताया कि दिस इज अ फेक न्यूज। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि हम किसकी बात माने या किसकी बात ना माने। होना तो ये चाहिए कि हमें स्टेट की बात माननी चाहिए, लेकिन जो एम्बेसडर साहब हैं वो खुद अगर हमें ट्वीट्स भी कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहां तक रही हिना रवानी खर साहिबा की बात, वो भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स में उनके भी काफी किरदार है। लेकिन राइट नाउ नॉन बायस रहते हुए बहुत मुश्किल है उनकी बात को पूरी तरह से तस्लीम कर जाना। ओके, ठीक है। अच्छा रिदा, थोड़ा सा हम इसको आगे लेकर चलते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए। उसकी 2-3 मेजर रीजंस है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल ठीक था, सियालकोट के इलेक्शंस के बाद एक चेंज आया और उसके बाद रिसेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सरफेस करना शुरू कर दिया कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद भी है। सो क्या ये क्राइटेरिया है? और अगर ये क्राइटेरिया है जिसका वो कह रहे हैं कि जी वो गुलाम है नून लीग का, तो उसी सईद बैदी जिनका ये दामाद है, उनका बेटा आज की तारीख तक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगा हुआ है, तो वो गुलामी जो है वो दामाद के पास आई है, बेटे के पास नहीं आई। ये इसको कैसे आप देख रही हैं? देखिए मंसूर, तो बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे पास, और माजी में भी हमने ये चीजें देखी हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है और खासतौर पे जो इस हवाले से हम देखते रहे हैं कि पहले भी बहुत ज्यादा हमारी मुख्तलिफ जमातों के हर दफा एतराजात और तहफुजात इस हवाले से रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और जो भी चीफ बनकर आता है वहां पे वो अपना जो काम है, जो किरदार है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये रहा है कि वो ठीक तरीके से एक न्यूट्रल रह के नहीं अदा कर पाया है। और उसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। और ये पहले भी ऐसा होता रहा है। जो बात अभी आप कह रहे हैं खास तौर पे कि कोई किसी की तरफ जा रहा होता है, किसी के साइड, और कोई इस तरह, तो देखे ना चीफ जस्टिस साहब की बात कर ले, उनके हवाले से भी नून लीग को उनसे उनके मामलात को जोड़ा गया और बहुत सारे मामलात निकले। तो ये तो देखे ना, जहां पे हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाते हैं, मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर ऐसा होता है कि जब अगर किसी केस में या किसी मामले में या किसी इदारे में या किसी पार्टी के अंदर कोई रिश्तेदारी या कोई सिम्टम या कोई बॉन्ड ऐसा या कोई रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है किसी मामले से, तो लोग अखलाकी तौर पे खुद हट जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज आप कह लें, ये रीत आप कह लें कि है कि बावजूद इसके कि कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी का कनेक्शन निकल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी ढीठ बने बैठे होते हैं और कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि ये एथिकली तो ठीक नहीं है। लेकिन अब बात एथिक्स की करें तो एथिक्स की बात करता कौन है यहाँ पे तो कोई एथिकली रूल कोई फॉलो ही नहीं करता। जो रूल्स बने हुए हमारे यहाँ तो वो नहीं फॉलो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर कोई किसी के ऊपर ये मोबाइल फिर अगेन एलिगेशन लगा रहा है या उसको इस बात का खदशा है कि जी फलां शख्स से ताल्लुक है या कहीं टिल्ट है उसका, तो उसको उस जिम्मेदारी से अपने अंजाम नहीं देने चाहिए। जी ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अतर, मुझे ज़रा ये थोड़ी सी, क्योंकि इसको लेकर अब काफ़ी एक डिबेट है, हर ऐसी चीज़ कहा यह जा रहा है कि जो चीज़ हुकूमत में हो, लोगों को सूट करे, वो इंस्टीट्यूशन भी ठीक है, वो लोग भी ठीक है, और जब वो आपको सूट करना बंद कर देते हैं तो चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं और आप कहते हैं जी ये सब कुछ ही हमारे अगेंस्ट बनाया गया एक प्रोपेगेंडा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिजाइन की मांग की है इमरान खान साहब ने, किस हद तक आप इसको वैलिड समझ रहे हैं?
देखिए, अब जो शख्सियात के ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगा, अब उनका जो ज़ाती किरदार है या उनसे क्या शिकायत है खान साहब को या किसी और को या उनकी किससे रिश्तेदारी है, उसको एक तरफ रखते हुए कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम सामने रख सकते हैं। आपको याद होगा कि जब ईवीएम का मामला आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार था? एक तरफ से उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बल्कि एक दिन तो इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट से एक सहाफ़ी की वीडियो रीट्वीट की गई जिसमें कहा गया कि ये जो ईवीएम्स हैं ये एक महंगा फ्रॉड है। उसके बाद जब दबाव पड़ा तो फिर इलेक्शन कमीशन ने ये एलामिया जारी किया कि अब हमने हुकूमत को कहा है कि हमें ईवीएम के हवाले से आप कोई डेमो दें, कोई हमें दिखाएं, ब्रीफिंग दें कि वो किस तरह काम करती हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था कि ईवीएम किस तरह काम करती हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ब्रीफिंग भी नहीं ली थी, किसी इजलास में भी शिरकत नहीं की थी और उससे पहले ही उन्होंने ये ज़हन बनाया हुआ था कि ये तो एक महंगा फ्रॉड है। दूसरी बात ये है कि आपने दीगर जगहों पे भी देखा, आपने डस्का में देखा उनका क्या किरदार था, यूसुफ रजा गिलानी के केस में उनका क्या किरदार था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बज़ाहिर एंटी पीटीआई, एंटी इमरान खान है। अब फॉरेन फंडिंग का केस भी वो कहते हैं हम सिर्फ इन्हीं का सुनेंगे, दूसरों को वो जो है उस तेजी से नहीं सुन रहे। तो ये वो हकायक है जिनको कोई नहीं झुठला सकता। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर है। बिल्कुल ठीक है सलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन के तहत। इलेक्शन कमिश्नर की रिजाइन की बात कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फॉरेन फंडिंग के ऊपर 2-3 रोज कबल लाहौर वाले जलसे के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने बर्मला इजहार किया इस चीज़ का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक कॉन्स्पायरेसी बन रही है इस्लामाबाद के अंदर, और जो फॉरेन फंडिंग का केस है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, फॉरेन फंडिंग केस सिर्फ पीटीआई पे नहीं है, पहली बात तो ये, लेकिन पीटीआई को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। मैं खुद यहाँ पे जो पीटीआई का इंटरनल इलेक्शन होता है ना, पीटीआई इज द ओनली पार्टी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो अपने इलेक्शन पार्टी का इंटरनल इलेक्शन करवाती है। उनकी मेंबरशिप होती है सालाना। जब इनका पूरा स्ट्रक्चर नहीं था तो जो पैसे आते जाते रहे उसको ऑडिट करना बहुत मुश्किल था, और फॉरेन फंडिंग केस भी वहां पे आता है। मुबैना तौर पर 31 करोड़ का जो है वो रिकॉर्ड मिसिंग है। दूसरी पार्टीज का भी फॉरेन फंडिंग केसेस मौजूद हैं। यहाँ पे मैं एक और बात करना लाजमी समझता हूँ कि पीटीआई का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका कोई भी रिजल्ट हो पाकिस्तान में, जब भी किसी पार्टी को या जमात को बिल्कुल इस तरह मुअत्तल किया गया तो वो नए नाम से और नए इंतखाबी निशान से वापस आते रहे हैं माजी में। लेकिन फिर से मैं साजिश और मुदाखलत की तरफ अगर चला जाऊं तो देखें, अदालतों को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा, जुडिशरी पे बात करना बहुत मुश्किल होता है। किसी के लिए भी तौहीन अदालत का जो डर होता है वो लोगों पे लगा दिया जाता है। लेकिन हफ्तों पुरानी 63A की जो पिटीशन है उस पर समाअत नहीं हुई, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर हमजा शहबाज के लिए हाई कोर्ट खुल जाता है। तो मेरे ख्याल में, मैं फिर से मुदाखलत की और उसकी साजिश की बात कर रहा हूं, तो मुदाखलत साजिश के बगैर हो ही नहीं सकती। साजिश होती है तो उसके बाद कहीं जाके मुदाखलत होती है, नहीं तो मुदाखलत कैसे हो सकती है किसी की। बिल्कुल ठीक है रिदा। ये अब अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, अब एक ऑप्शन जो दी जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से कि हम लोगों ने रिजाइन कर दिया है, अभी वो कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो स्पीकर की इस वक्त चल रही है डिबेट। लेकिन इस सारे सिनेरियो में कहा यह जा रहा है कि जी जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, और जनरल इलेक्शन को लेकर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया हम 8 महीने से पहले कुछ नहीं कर सकते, हदबंदियां अभी तक नहीं हुई। सो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये एक प्रेशर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और क्या हुकूमत इस प्रेशर में आकर इलेक्शन करवा लेगी? अर्ली इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, अच्छा, एक चीज मंजूर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे बड़े मोहतरम दोनों साथी पैनल में बात कर रहे थे, यहाँ पे एक और भी, जैसे अथर काजमी साहब ने भी कहा कि हमें ये भी देखना है कि इदारे का, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर हम देख लें कि उनका रवैया क्या कहा है सारे जमाने में नेगेटिव रहा, वो ये भी है कि जब कोर्ट में गए जिस दिन बुलाया गया, और ये इस हवाले से जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जिस दिन समाअत हुई है, उस दिन जब इनसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया कोर्ट ने,
थे, तो इन्होंने कहा कि जी हम तो नहीं करा सकते 7 से 8 महीने या 9 महीने से पहले इलेक्शंस। प्लस फिर उसके बाद आप देखिए जिस दिन तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने अपना रिजाइन जमा कराया है कौमी असेंबली के अंदर, उसी दिन एक खबर चली, आपकी निगाह से भी गुजरी होगी यकीन तौर पे, फौरन उसी वक्त खबर चली। अब वो क्यों चली इतनी इमीडिएटली और किसके कहने पे चली कि जी वो हल्का बंदियों के लिए तो फौरन से जो है वो दे दिया गया है और उसके लिए नोटिफिकेशन कर दिया गया है। तो एक तरफ आप कह रहे थे कि जी अभी हमें टाइम है, आप कोर्ट में जाके खड़े होके कहते हैं, तो ये जो नेगेटिव वाली बात अभी हो रही थी ना, बिल्कुल ऐसे ही कि किरदार इतना ज्यादा बाइस लग रहा है और इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन का कि उस पे सवालात उसी वजह से उठ रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अब जो आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराने की बात, देखिए ये तो सवाल सभी पूछ रहे हैं, कमोबेश हम सब अपने प्रोग्राम्स में पूछ रहे हैं तमाम सियासी जमातों से, एक्सक्लूडिंग पीटीआई, क्योंकि पीटीआई अब ये कह रही है कि जी आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन जल्द से जल्द कराएं, लेकिन वो नून लीग, वो मरियम नवाज साहिबा और वो नवाज शरीफ साहब जो ये बयानिया लेके पूरे मुल्क और कौम में अपनी तहरीक लेकर उठे थे, खास तौर पे, और जो एजिटेशन की सियासत उस वक्त कर रहे थे कि जी हमारे साथ तो ज्यादती हो गई और हम बिल्कुल इस हुकूमत को नहीं मानते और इस हुकूमत को एक दिन भी हम नहीं चलने देंगे। अब वो किस तरह से, मतलब ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है, सवाल यही है, ऐसा क्या मामला हो गया है, ऐसी क्या उजलत है में जो, मतलब ऐसा कौन सा मसला खड़ा हुआ है उनके पास, या उनको कौन से मामला हल करने थे कि इतनी उजलत में और इतने कलील वक्त के लिए उन्होंने, क्योंकि ये आपने देखा होगा, अब से 4 रोज कबल मैंने एक शॉट चलाया था मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपने प्रोग्राम में भी, कि उन्होंने अफ्तार में रात में ही एक प्रोग्राम में कहा था कि जी अर्ली ये हुकूमत ज्यादा से ज्यादा, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के, कि ज्यादा से ज्यादा ये हुकूमत जो है वो 1 साल भी बमुश्किल से गुजारेगी। यानी कि इनको पता है कि इनको जो हुकूमत दी गई है वो 1 साल से भी कम के अरसे के लिए दी गई है। तो इतनी उजलत किस वजह से है, कौन से मामला निपटाने थे? क्या वो मामला यही है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो पासपोर्ट का इजरा किया जा रहा है, केसेस खत्म, क्या सिर्फ इस वजह से हुकूमत ली गई है? तो फिर तो जो मौजूदा ऑपोजिशन है, जो माजी की हुकूमतियां और इमरान खान साहब का बयानिया, वो तो तकवीत हासिल हो रही है उसको, वो तो ज्यादा इस बात को की एंडोर्समेंट हो रही है कि वो जो कह रहे हैं सारी बात कि ये हुकूमत मिली इसीलिए कि ये अपने केसेस खत्म कर सके, केसेस खत्म कराए। बिल्कुल, वेरी वैलिड पॉइंट। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अतर काज़मी की तरफ एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। ये जो अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही है और हुकूमत ये कह रही है कि जी हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं और बहुत सारे और रिफॉर्म्स करने हैं, ये कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर हुकूमत करना चाह रही है? व्यूअर्स, जान लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, अतर काज़मी साहब, कौन से रिफॉर्म्स हुकूमत करना चाह रही है? और वो कह रही है कि जी वो रिफॉर्म्स किए बगैर हम जनरल इलेक्शंस में नहीं जाना चाह रहे। आपको लगता है कि वो ईवीएम को ख़त्म करना चाह रहे हैं? आपको लगता है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इसको राइट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, नैब को ख़त्म करना? कौन से रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से जनरल इलेक्शंस उन्होंने डिले में डाले हुए हैं? जी, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर कीमे वाले नान और 2 पोटरी वाली बिरयानी की प्लेट लाजमी करार दे रहे हैं वो। देखें जी, हमें भी पता और आपको भी पता है कि इन्होंने अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स करने होते तो कब से ये इक़्तिदार में कब से कर चुके होते। बुनियादी मकसद ये है कि इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला है, वो वोट का हक इन्होंने वापस छीनना है। ये इनका बुनियादी मकसद है, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको ख़त्म करना है। तो ये 2 ऐसे काम हैं जो इनकी जिम्मेदारी है, जो ये समझते हैं कि हमने हुकूमत में रहते हुए हर हालत में खत्म करना, और ये एक दूसरे को इन्होंने खुद जिम्मेदारी दी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जहां जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर दूसरा फरीक या हारने वाला फरीक हमेशा इल्जाम लगाता है। तो क्या जरूरी नहीं है कि एक इस किस्म का निजाम हो जहां पे जो भी जीते या जो भी हारे वो नतीजे को तस्लीम करे? तो इसी वजह से ईवीएम की बात होती थी, इसी वजह से बात होती थी कि सिस्टम को बेहतर किया जाए। लेकिन ये जो 2 जमातें हैं ये रवायती सियासत करती हैं, और इनके जो इत्तेहादी हैं उनको सूट करता है वो सिस्टम जहां पे हल्के के अंदर
अंदर इन्होंने कई कई हजार जाली वोट करवाए में, जहां पे मरे हुए जो लोग फोत हो चुके हैं उनके वोट भी अभी तक कास्ट होते हैं। तो इसी वजह से बस यही रिफॉर्म्स इन्होंने करनी है। बाकी ये कौन से इतने रिफॉर्मिस्ट हैं या फिर कौन सा इतना इनका कोई बहुत बड़ा एजेंडा है जो ये करने जा रहे हैं। ये 2 रिफॉर्म्स हैं सिर्फ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनेंगे और अपने जो इनका निज़ाम है रवायती किस्म का उसको कायम रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान, इस चीज़ का बरमला इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम अपोजिशन की जमातों ने किया कि नैब एक बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर इंस्टीट्यूशन है और इसको ख़त्म होना चाहिए। हमारे सबके प्रोग्राम्स में तमाम सीनियर तरीन लीडरशिप ने इसी चीज़ का अंदिया दिया कि जी नैब को ज़रूर ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको लगता है ये जो एक रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर डिले करने की कोशिश की जाएगी अब गोइंग फॉरवर्ड, उसके अंदर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट या जो फैक्टर होगा वो नैब को कम से कम अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कर दिया जाएगा? मैं अपने दोनों पैनलिस्ट की जो बातें उन्होंने की है पहले मैं उनको एंडोर्स करता हूं। देखिए, इस गवर्नमेंट, ये जो हाजिरा गवर्नमेंट है, इनके गवर्नमेंट में आने का सिर्फ मुझे एक ही मकसद नजर आता है और वो ये कि ये इलेक्शन में ऐसे रिफॉर्म्स करें कि अगले जनरल इलेक्शन में अपनी पार्टियों को अपने जो इलेक्शन के इनके मौकिफ हैं उनके अलावा ये अपने हलकों में अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सकें ताकि ये जनरल इलेक्शन में परफॉर्म कर सकें। देखिए, 1.5 साल में, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो 1 साल कहा है, ऐसा क्या करेंगे जो पाकिस्तान की बका के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन के लिए बेहतर होगा? ऐसे कौन से बिल ये पास करेंगे, ऐसे कौन सी लेजिस्लेशन ये पाकिस्तान में लेकर आएंगे? बीइंग नॉन बायस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दीज क्वेश्चंस एक्सेप्ट कि ये अपना इमेज जो है वो पब्लिक में बेहतर करना चाहते हैं। याद रहे कि इस सारे फियास्को से पहले पोल्स के मुताबिक पीटीआई की मकबूलियत बहुत कम थी और लगता था कि जनरल इलेक्शन अगर फौरन करवाया जाए तो पीटीआई का वापस आना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अब मकबूलियत पीटीआई की बहुत ज्यादा है। इसके बाद अतर भाई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात की, मैं उस पर बड़ी, मुझे लगता है वो कमेंट करना बहुत जरूरी है। आज से 1 हफ्ता पहले सिर्फ टोरंटो में एक रैली की गई जिसमें तकरीबन 5 से 10 हजार लोग इकट्ठे थे और उनमें से कोई भी पीटीआई के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा था बल्कि इमरान खान और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त बहुत जोश में इमरान खान के साथ खड़े हैं और अगर उनका ओवरसीज राइट तो उनके पास हमेशा से था, लेकिन उनको पाकिस्तान आना पड़ता था वोट डालने के लिए। अब वो अपने अपने ममालिक से बैठकर वोट डाल सकेंगे जो बिल पास हुआ था उसके मुताबिक, लेकिन अगर उनसे ये राइट लिया गया तो मेरे ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत स्ट्रांग रिएक्शन भी आ सकता है जिसमें रेमिटेंस का भी जिक्र होगा डेफिनेटली। और आखिर में जहां तक नैब, आखिर में आपका जो क्वेश्चन था नैब की बात, वेरी क्विकली एंड ब्रीफली देखें, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि केसेस, शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन पे एक ढेले की भी करप्शन साबित नहीं हुई। जिन दिनों पे उन पे फर्द जुर्म आयद होना था उन दिनों वो पीएम और उनका बेटा सीएम बनने जा रहे हैं, ये बन चुके हैं, तो अब फर्द जुर्म कैसे आयद होगा? और यही पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि जो ताकतवर है उस पे फर्द जुर्म आयद करना बहुत मुश्किल रहा है। ओके, ठीक हो गया। रिदा, जो इस वक्त सलमान बात कह रहे हैं कि जब उन पे फर्द जुर्म आयद होना था, मेरा सवाल ये है कि 3 साल 8 महीने के अंदर क्यों नहीं फर्द जुर्म आयद किया? अगर इतना सब एविडेंस मौजूद था तो क्यों नहीं उनको कन्विक्ट किया गया? क्यों तारीख पे तारीख दिलवाई गई? और आज शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बन चुके हैं और हमजा चीफ मिनिस्टर पंजाब है। जी मंसूर, आपने तो ऐसा सवाल किया है कि अगर इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी के पास हो तो फिर क्या ही कहना है। ये तो बड़ा आपका वो मासूमाना वाला सवाल हो गया है। ये तो यही तो वो असल बुनियादी सवाल है जो पाकिस्तान की आबादी, 22 करोड़ आबादी भी बशमूल तमाम सियासी जमातें और इमरान खान साहब के सब पूछ रही है कोर्टों से। कोर्ट से पूछ क्यों रहे हैं? यही तो सारे पूछ रहे हैं अदालतों से, कोर्ट से पूछा ये जा रहा है कि भाई बताएं ना, क्योंकि मामला जब कोर्ट में चला जाता है तो उसके बाद तो मैं, आप या किसी की भी कोई मजाल नहीं है, कोशिश नहीं है कि वो वहां जाके पूछ ले। और अगर पूछे तो आप देखें रात के अंधेरे में भी कोर्ट जब खुल सकती है। और इस वक्त पूरा आप देखें अगर सोशल मीडिया पर यही तूफान आया हुआ है कि वो 2.5 मिलियन केसेस जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कोर्ट्स में पेंडिंग है, 2 साल कबल 100 साल बाद एक फैसला आता है किसी केस का, 100 ईयर्स, मतलब आप सोचें कि नस्लों की नस्लें मर चुकी होंगी उसमें, जो
मौजूदा लोग होंगे जिन्होंने केस किया होगा और जो केस का फैसला सुनने वाला होगा। आप ये सोचें कि ये हाल हो जिस माशरे का जहां पे अदल और इंसाफ ना हो, जहां पे 2.5 मिलियन केसेस कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग में हो, और सिर्फ जैसे कि अभी सलमान ने भी कहा कि जी यहाँ पे जो अमीर है उनके लिए तो फौरन से इंसाफ मिल जाता है और हिसाब किताब हो जाता है, लेकिन गरीबों का जो हाल है वो आपके और मेरे सबके सामने। इसी पे तो हम रो रहे हैं, इसी पे तो हम शर्मिंदा हैं, इसी पे तो हम नादिम हैं, इसीलिए तो हम अपनी कौम से आंखें नहीं मिला सकते, हम किसी गरीब को इंसाफ नहीं दे सकते। 2.5 मिलियन केसेस जहां पे पेंडिंग में हो, यानी ठीक कि आप ठीक इमेजिन करें कि 20 लाख से ज्यादा जहां पे केसेस पेंडिंग में हो, वहां पे कौन सवाल करेगा जाके मौजूद अदलिया से और हमारी मौजूद अदालत से कि जी बताइए ये 3 साल और 8 महीने गुजर गए, आपने ये केस नहीं चलाया। जहां पे फर्द जुर्मायद होनी थी वहां पे आज वजीर आजम वजीर आला की कुर्सी उठा पॉइंट आ रहे गया हैं। जी। ये कैसा इंतजाम और निजाम है? यही तो लोग बिल्कुल सवाल कर ठीक। रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ठीक, अत्तर साहब मुझे ये फिर आप समझाएं, आप सारों की बात एक तरफ, इल्ज़ामात हैं प्रूव नहीं हुए अभी तक, एक निज़ाम चाहे वो जिस मर्जी निज़ाम पाकिस्तान में जो भी निज़ाम है उसके ऊपर एतमाद अवाम का, इस 22 करोड़ अवाम का एक सवालिया निशान है, इदारों की परफॉर्मेंस और उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। तो सर फिर ठीक कौन करेगा, कैसे होगा ठीक अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में रहेंगे? शहबाज शरीफ साहब ठीक करेंगे, देखें वो वजीर आजम बन गए हैं, अभी उनके साहिबजादे बन जाएंगे पंजाब में वजीर आला, तो दोनों बाप बेटा मिल के मेहनत करेंगे दिन रात और पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों की जानिब लेके जाएंगे। सिर्फ एक मसला है, अगर इस दौरान उनकी अगर जमानत मनसूख हो गई तो मेन इशू ये है कि क्या जेल के अंदर से वो आज़ाद खारजा पॉलिसी बना लेंगे। मसला ये है मंसूर साहब कि हमारे साथ जो मजाक होता रहा गुज़िश्ता 70 सालों के दौरान, वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा, अब आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। क्या ऐसे जमहूरियतों में हुकूमतें चलती हैं? क्या इस तरह की लीडरशिप आती है? क्या इस तरह की लीडरशिप मेरे और आपके मसाइल हल कर सकेंगे? क्या सिंध के अंदर, पूरे सिंध के अंदर कोई ऐसा नलका है जहां से बिलावल साहब जाके खुद पानी पी लें? इंतहाई एहतराम से अर्ज कर रहा हूँ। क्या पूरे पंजाब के अंदर कोई ऐसा अस्पताल है जहां से शरीफ खानदान जाके अपना इलाज करवा ले किसी सरकारी अस्पताल से? तो ये वो लोग हैं जो मसलसल हुकूमतों में रहे। अभी पीपल्स पार्टी तकरीबन 15 साल से हुकूमत में है, नून लीग पहले कितनी दफा पंजाब में हुकूमत में रह चुकी है, सेंट्रल में हुकूमत में रह चुकी हैं दोनों जमातें, तो इन्होंने किया क्या है? आम बंदे के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये जब बात करते हैं आइन जमहूरियत, तो इसकी वजह से जो लोगों के अंदर भी एक तरह से लोग भी मुतनफर होते हैं इस सारे निजाम से, वो कहते हैं इस निजाम के अंदर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तो यही वजह, मुझे नहीं लगता कि जब तक इस तरह निजाम चलता रहेगा उसके अंदर कोई बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तोशा खाना के ऊपर चलते हैं। व्यूअर्स, इमरान वाइफ पेड ₹38 मिलियन टू रिटेन, ये एक्सप्रेस की न्यूज़ है, टू रिटेन फॉरेन गिफ्ट्स वर्थ 142 मिलियंस। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिवील करते हैं। ये रिपोर्ट बताई गई है कि जी 3 करोड़ 80 लाख रुपए पे किए उन चीज़ों, उन फॉरेन गिफ्ट्स के लिए जिसकी जो अमाउंट की जो वर्थ थी वो 14 करोड़ 14.2 मिलियन थी। अच्छा, ये चीज़ के ऊपर आजकल हंगामा मचा हुआ है पूरे मुल्क के अंदर कि जी इन्होंने तोशा खाना से पता नहीं कौन सी क़यामत उठा दी। मेरे 30 साल की एक डाटा निकाला, कालीन 50 ब्रीफ केस 75 मर्सिडीज़ 6 लाख रुपए में फ़रोख्त की गई। तोशा खाना का 30 साला रिकॉर्ड है। जरदारी साहब ने यूएई से मिलने वाली 12 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ 60 लाख में खरीदी। मुशर्रफ ने 4 करोड़ के तोहफे 55 लाख में रखे। शौकत अजीज ने 26 करोड़ के तोहफे 2.5 करोड़ में खरीदे। गिलानी साहब की अहलिया ने 30 लाख की ज्वेलरी का सेट 3 लाख में खरीदा। आज सवाल जो मैं करने जा रहा हूं अपने पैनलिस्ट से और लोगों से स्पेशली, कि कौन सी सलमान क़यामत आई है कि इमरान खान के तोशा खाना के ऊपर इतना बड़ा एक इशू बना दिया गया है, जबकि ये जो तारीख हमारे सामने है ये तो हमें बिल्कुल ही कुछ और बता रही है। तो ये कौन से दूध के नहाए हुए हैं जो इस वक्त किरदार कुशी कर रहे हैं इमरान खान की और उनकी मिसेस की?
देखिए, ये तोशा खाना वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अहम है, लेकिन मंसूर देख, ये बिल तोशा खाना से सस्ती चीजें खरीदने का, एंड इफ आई एम राइट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 15% ऑफ द प्राइस में चीजें खरीदने का जो उस चीज की कीमत लगवाई जाती है ऑडिटर्स, ये इन्हीं लोगों ने, मतलब ये 90s की दहाई में ही बना है। और जरदारी साहब ने जब मर्सिडीज लेनी थी तो दैट्स द लास्ट टाइम इस लॉ में तब्दीली की गई थी, और ये इमीडिएटली बेसिस पे की गई थी जिन गाड़ियों को आपने जिक्र किया उसके लिए। जैसे आपने मेंशन कर दिया, मेरे पास भी कुछ स्टैट्स थे, पर स्टैट्स आपने मेंशन कर दिए। तो तोशा खाना पे ये एक बात, जब वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि तोशा खाना से जो चीज ली है ये बेच के क्या करने वाले हैं। उन्होंने अपनी सड़क जो बनी गाला की तरफ उनकी सड़क जाती है वो बनवाई, उन्होंने ये बताया था, लेकिन उस पर कहा जाता है कि उस पर इतना खर्चा नहीं हुआ जितना प्रॉफिट कमाया है। तो खैर दैट्स अ डिफरेंट डिबेट व्हाटसोएवर, लेकिन मैं फिर से ये बात कहूंगा कि ये एक, इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, और नहीं इस है, काम को कानूनी बनाने वाले यही लोग हैं। अच्छा मंसूर, मैं एक बात लाजमी करना चाहता हूं जो मैं पॉइंट मिस नहीं करना चाहता। जी। आईएमएफ ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ किसी गवर्नमेंट को ये कहा है कि आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके एसेट्स हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम आपको आईएमएफ का जब लोन दें या जो भी फंडिंग करें तो हम उसे फॉलो कर सकें। ये पहली बार हुआ है। दिस इज अ डायरेक्ट इंसल्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि 26 ऑफ द कैबिनेट पीपल आर ऑन बेल, यानी वो जमानत पर है, 26 मिनिस्टर जमानत पर है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। रिदा, आपका कमेंट ऑन दिस तोशा खाना, जो मैं तो खैर अपना उस पर मौक़िफ़ बता चुका हूं, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर? बहुत जुल्म किया इमरान खान ने, बहुत ज्यादती कर दी है इस मुल्क के साथ, जो बाकी करते रहे थे वो उनका तो राइट था शायद, तो इमरान खान ने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा ही है जी? भाई आप ये देखिए मंसूर, अगेन बिल्कुल सही कहा सलमान ने भी, आपने भी कहा, मेरे हाथ में भी ये खबर है उस वक्त की। मैं आपको बताती हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना केस, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है। उस वक्त एहतसाब अदालत में दोनों के खिलाफ ये रेफरेंस था, और आप ये देखेंगे जरदारी साहब को गाड़ियां देनी थी, और यही सारा मामला था 2008 में। उस वक्त जब वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी ने कवायद में नरमी करते हुए सिर्फ 15% रकम की अदायगी करके जो गाड़ियां देनी थी वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब को देने की मंजूरी दी थी। और नैब उस वक्त ये बताता था कि उन नए मॉडल्स की 3 गाड़ियों की असल कीमत 6 करोड़ थी, ताहम इब्तदाई तौर पर सिर्फ 90 लाख की अदायगी की गई थी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये सब खुद वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये तो वही वाला मामला हो गया। खुद करो तो सब ठीक है, जायज है, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है मुल्क की तारीख में। दूसरा ये कि ये 15% वाला मामला, ये तो आपके आईन और कानून दे रहा है आपको, ये तो वहां आपने उसको खुद बनाया है और किया है। जब जो उसूल आपने खुद अपने लिए बनाए हैं, और अगर उससे कोई दूसरा मुस्तफीद हो रहा है तो उसमें कौन सी गलत बात है? और जहां तोशा खाना की के हवाले से मामला पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, मैं समझती हूँ बिल्कुल ठीक है। अगर एक चीज आपने जब खरीद ली, और मैं जब एक बिल्कुल ठीक, हाँ लेते हैं, क्योंकि अब तो ये वही वाला मामला है, उसके बाद हम जो भी करें उस चीज का, ये तो हमारा अपना जवाबदीद होगा ना कि हम जो भी कर रहे हैं उस चीज के साथ। तो अगर उन्होंने जो कुछ किया वो गलत तो नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, मुझे जरा अब आप क्लोजिंग कमेंट इस पे बताएं कि जो तोशा खाना से चीजें इमरान खान साहब ने ली, उसके पैसे दिए, वो कहते हैं 20% की बजाय मैंने 50% दिया। आप फॉरगेट अबाउट 50% दिया, उन्होंने पैसे दिए और ये चीजें इमरान खान की हो गई। उसके बाद इमरान खान ने इनको बेच दिया, खा लिया, पी लिया। इससे आपको और मुझे क्यों तकलीफ हो रही है कि इमरान खान ने क्यों किया है? मुझे ये समझाएं क्या इशू है। देखें, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ज़ाती तौर पे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ जिनको हो रही है आपको भी पता है। मसला ये है कि पहले भी जिक्र हुआ कि आइन और कानून जिस चीज की इजाजत देता है उसमें क्या कबाहत है। या तो उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, तो ये हुकूमत मीडिया ट्रायल करने के बजाय तोशा खाना का कोई रेफरेंस क्यों नहीं दायर कर रही? अब तो शहबाज शरीफ साहब ने हफ्ते की छुट्टी भी खत्म कर दी, आज ही दायर कर देते। ठीक है, क्यों नहीं ये दायर कर रहे? तो मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किया जा रहा है। अगर कोई करप्शन हुई होती तो अभी तक कोई ना कोई केस सामने ना आ चुका होता। और इसके साथ साथ देखें, तोहफे जब भी किसी को मिलते हैं सरकारी सतह पे जो कानून होते हैं, एज लॉन्ग एज उसके मुताबिक हो, तो उसमें कोई किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। आपके सरकारी अफसरान को प्लॉट मिलते हैं चंद लाख दे के, और वही प्लॉट बाद में करोड़ों के बिकते हैं। तो फिर क्यों उनको भी रोका जाए कि जी आप अपना तोहफा मत बेच? तो मसला ये है कि इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है अगर आपने कोई चीज इलीगल नहीं की। अब ये मसला उठाया क्यों जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। ये उठाया इसलिए जा रहा है कि इनको 3 साल
की हुकूमत के बाद इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला। पहले इनको फराह खान नजर आ गई, 2 दिन आपको याद है कि फराह खान चलती रही। उसके बाद इनको खातून अव्वल याद आ गई कि खातून अव्वल ने ये किया, उन्होंने ये कर दिया। उसके बाद इन्होंने जमायमा के घर के बारे एहतजाजी मुजाहरे करने शुरू कर दिए। अब इनको तोशा खान नाम मिल गया। परसों ये कुछ और कह देंगे कि इमरान खान दाईं तरफ से मांग क्यों निकालते हैं, बाईं तरफ से क्यों नहीं निकालते। तो इसी किस्म के इतराजात करते रहेंगे। अगर 3 साल में इनको इन चीजों के अलावा कुछ नहीं मिला तो ये इनकी सियासी नाकामी है और ये शो करता है कि करप्शन का कोई बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ। नहीं हुआ। अतर काजमी थैंक यू वेरी मच, रिदा सैफी थैंक यू वेरी मच, सलमान अरशद थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग ये डिबेट थी और मेरे में ये चीज़ें लोगों को समझ आनी बहुत ज़रूरी है। एक बात करना एक और चीज़ है, लेकिन जब आपने चीज़ों को प्रूव करना होता है उसने अपने ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखना है। आज जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये जो पिछली तमाम हुकूमतें थी ये क्या करते रहे हैं, ये पूछना आपका और मेरा हक है और इसको बताना ये तमाम लोग जो इस वक्त हुकूमत में है ये इनका फ़र्ज़ है। सो इनकी बातों में ना आए, आप वो करें और वो समझें जो इस मुल्क के लिए बेहतर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।